हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर योगेश सर की क्लास में। एसबीआई क्लर्क की हमारी चल रही है यहाँ पर क्रैश कोर्स और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट जो है काफ़ी वेटेज रखता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर वेटेज की, तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल दो चीज़ें हैं हमारे पास। एक है हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट एंड दूसरा है हमारे पास पजल। ये आजकल जो ट्रेंड चल रहा है बैंकिंग के एग्जाम्स में, उसमें देखा गया है कि इनका वेटेज जो है वो 15 से 20 नंबर का रहता है। इस साल जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें देखा गया है कि मैक्सिमम जो नंबर्स हैं क्वेश्चन के वो सिटिंग और पजल से पूछे जा रहे हैं। आज हम ट्राई करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, फिर अगली क्लास में हम देखते हैं सर्कल, फिर स्क्वायर। जो भी हमारे क्वेश्चन से मतलब एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे लिए जरूरी हैं हम उन सबको देखेंगे। ठीक है। वेटेज काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसकी क्लासेस को हम ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि देखो आज लीनियर के बारे में बात कर लेंगे, कल सर्कल, एंड देन अगली क्लास जब होगी तो उसमें हम स्क्वायर की बात कर लेंगे। और फिर उसके बाद या उससे पहले मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक मेमोरी बेस्ड पेपर भी आपके साथ शेयर किया जाए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे हमारे सामने आ सकते हैं। तो चलिए, आप टेलीग्राम से जुड़ ही चुके हैं। चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। आप यहां पर देखो, अब क्या करोगे जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे प्यारे बच्चों, तो आपको यहां पर क्या करना है। आपको सिंपल चीज बताई गई कि 7 लोग हैं और सारे के सारे कहां देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं। आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां पर 7 पर्सन्स को अरेंज करेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7। मैं यहां पर 7 इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे 7 ही पर्सन गिवन है। और दूसरी वजह यह है 7 बनाने की कि इसके अलावा कोई और पर्सन नहीं बैठे। इसके अलावा अगर देखो मैंने 7 सीट फिक्स कर दिया तो इसका मतलब है कि इन्हीं 7 सीट पे मुझे उन 7 लोगों को बिठाना है, कहीं एक्स्ट्रा मुझे वो नहीं बिठाने हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एंड दे आर फेसिंग नॉर्थ। आपको पता है कि अगर नॉर्थ देख रहे हैं तो ये वाला जो एंड होगा वो लेफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो एंड है वो हमारा राइट हो जाएगा। लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज नहीं होना। नॉर्थ देख रहे हैं तो इधर वाला लेफ्ट है और इधर वाला राइट है। अगर साउथ देख रहे हैं तो इधर वाला लेफ्ट हो जाएगा और इधर वाला राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका लेफ्ट और राइट जो है वो चेंज हो जाएगा। अब लेफ्ट और राइट का फर्क क्या पड़ता है, लेफ्ट और राइट का फर्क ये पड़ेगा कि अगर आपको साउथ, जैसे अभी सपोज करो नॉर्थ फेसिंग है तो वो बोलेगी थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मतलब यहां, और अगर वो साउथ देख रहा होता तो थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड यहां होता। राइट। ये एंड वाला जो मूवमेंट होता है ये आपको वहां पर क्वेश्चन में दिक्कत दे सकता है। लेफ्ट और राइट आपका क्लियर होना चाहिए। हमें क्वेश्चन में दे रखा है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, नहीं है मतलब वो कहना चाहता है कि ABCDEFG है बट ऐसे ही नहीं बैठे हैं अल्फाबेटिकली। ठीक है। क्वेश्चन है, देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन F एंड C। F और C के बीच में सिर्फ एक पर्सन है। यहां पर ये नहीं पता कि F राइट में है या C राइट में है। ठीक है। E सिट्स बिटवीन A एंड D। अब जो E है वो A और D के बीच में बैठा है। देखो इन्होंने कहा कि सिट्स बिटवीन। अब दो चीजें हो सकती हैं। सिट्स बिटवीन का मतलब है कि बीच में बैठा है, कहीं पे भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ए से पास में हो, डी से पास में। बट अगर वो यहां पे बोलता है एग्जैक्ट बिटवीन तो दोनों साइड से उसकी जो प्लेस है वो बराबर होती। मतलब अगर एग्जैक्ट बिटवीन बोलता है यहां पर तो हम क्या करते हैं, यहां पर अगर एक पर्सन होता ए और ई के बीच में तो ई और डी के बीच में भी एक ही पर्सन होता। अगर ए और ई के बीच में 2 पर्सन है तो ई और डी के बीच में भी 2 पर्सन होते अगर वो एग्जैक्ट बिटवीन बोलता। ठीक है। बट उसने बोला बिटवीन, तो ऐसा हो सकता है कि ए और ई के बीच में 2 पर्सन हो, ई और डी के बीच में एक ही पर्सन हो। बट ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्ट बिटवीन निकले, क्योंकि बिटवीन मतलब बिटवीन है। एग्जैक्ट बिटवीन बोलता तो वहां पे क्लियर था, बट यहां पर अभी क्लियर नहीं है कि कितने पर्सन राइट में है और कितने पर्सन लेफ्ट में होंगे ई के। ठीक है। चलिए, देयर आर ओनली 2 पर्सन बिटवीन ई एंड जी। अब यहां पे उसने बता दिया कि ई और जी के बीच में सिर्फ 2 पर्सन है। ई और जी के बीच में सिर्फ 2 पर्सन होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। जो एफ है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए बोला तो मतलब ए के बिल्कुल लेफ्ट में है। जहां पर ए है उसके बिल्कुल जो लेफ्ट में पोजीशन खाली होगी वहां पर एफ आपका बैठेगा। ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ए हु सिट्स इन द मिडल ऑफ द रो।
ए जो है वो बिल्कुल बीचों बीच बैठा है रो के। सो अगर यहाँ पे 7 पर्सन हैं तो मिडिल ऑफ द रो ये होगा, मिडिल ऑफ द रो ये होगा। मिडिल ऑफ द रो का मतलब कि ए के इधर राइट में भी उतने ही पर्सन और लेफ्ट में भी उतने पर्सन, तो राइट में 3 लेफ्ट में 3, सो मिडिल ऑफ द रो यहाँ पर ए जो है वो सिट कर चुका है। चलिए एक चीज और बताइए कि ए के जस्ट लेफ्ट में कौन है, एफ है। सो यहां पर एफ आ सकता है और यहां पर भी एफ आ सकता है, राइट। सो मेरी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। देखो मैंने पहले कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं उतारी थी, वहां पर जो मैंने 7 मेंबर्स बनाए थे वहां पर मैंने कुछ भी डायरेक्टली नहीं लिखा था, क्योंकि कोई भी कंडीशन ऐसी गिवन नहीं थी जिससे कि डायरेक्टली पता चल सके कि ये वाला पर्सन इसी पोजीशन पर बैठेगा। सिर्फ एक लास्ट लाइन थी जिसमें लिखा था कि ए हु सिट्स इन द मिडिल ऑफ द रो। सो मिडिल ऑफ द रो सिर्फ एक ही हो सकता है, तो इसलिए हम वहां पर ए को बिठा पाए, अदरवाइज हमें कोई कंडीशन ऐसी नहीं मिली जहां पे हम डायरेक्टली शुरू कर सके। सो ए से हमें मिला शुरू करने के लिए। उसके बाद एफ, एफ के बारे में हमें गिवन था कि ए से रिलेट किया, हमने एफ को बना दिया, तो हमने ये वाली कंडीशन काट दी कि हमारा ये बन चुका है। अब एफ या ए से कुछ और रिलेट हो रहा है क्या, हम पहले सबसे पहले वो चेक करेंगे। सो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एफ और सी। सो एफ और सी के बीच में एक पर्सन का गैप है। सो देखो ऐसा हो सकता है कि एफ और सी के बीच में एक पर्सन का गैप है तो सी यहां पर हो, पॉसिबल। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि सी का यहां पर पोजीशन हो। सो इस बात से आपको एक बात समझ में आई होगी कि आपको दो कंडीशंस हमेशा साथ में लेके चलनी है, जिससे कि अगर दूसरी कंडीशन भी बन रही है तो उसको साथ के साथ बनाओ। क्योंकि अगर आपकी सोचो, सपोज करो आप कोई एक कंडीशन लेके चल रहे हो और वो लास्ट में जाके गलत हो जाए, तो क्या हम क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे, दोबारा से बनाएंगे? इतना टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है। सो क्या करेंगे, हम एक साथ ही दो कंडीशंस को लेकर चलते रहेंगे। तो एफ और सी का हमने बना लिया, राइट। चलिए अब यहां पर ये भी क्लियर हो गया। अब तीन चीजें बचती हैं, ए, ई, डी, ई और ये जी, ठीक है। तो हमें ये बनाना है और ये बनाना है। तो हम कैसे बना सकते हैं? सपोज कीजिए ई अगर यहां पे है तो 1, 2 जी यहां पर बन सकता है, लेकिन अगर ई यहां पर आ गया तो डी इधर नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब है कि ई की पोजीशन ये वाली तो नहीं होगी, ये बात की श्योरिटी है। चलिए सपोज करते हैं कि ई यहां पर है, सपोज करते हैं ई इस वाली लाइन पर है। अगर ई इधर वाली लाइन पर है तो डी इधर कहीं भी आ सकता है, 1, 2 जी कहीं भी आ सकता है, राइट, कहीं भी आ सकता है। तो ये पॉसिबल है कि ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई अगर यहां पर आया, ई को अगर मैं यहां पर रखूं, अगर ई को यहां रखा तो जी नहीं बना सकता मैं, क्योंकि देखो 1, 2 जी, एफ पहले से है तो वहां पर जी नहीं आ पाएगा। तो यहां पर ई नहीं आ सकता, यहां पर ई नहीं आ सकता, और यहां पर अगर मैं ई को रखता हूं तो 1, 2 जी, ई यहां पर भी नहीं आ सकता। तो ई के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बचती है, ए के बिल्कुल पास वाली। तो 1, 2 और यहां पर क्या हो जाएगा आपका जी, 1, 2 और यहां पर क्या हो जाएगा आपका जी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं इस वाली कंडीशन में कि ई कहां कहां आ सकता है। अगर ई को यहां रखते हैं तो डी नहीं बन पाएगा, ई को अगर यहां रखते हैं तो 1, 2 जी नहीं बन सकता, ई को अगर यहां रखते हैं 1, 2 जी नहीं बन सकता, ई को अगर यहां रखते हैं 1, 2 जी नहीं बन सकता। तो मतलब नीचे वाली कंडीशन में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर ई को मैं प्लेस कर सकूं, राइट। ऐसी कोई भी जगह नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैं नीचे वाली कंडीशन को आगे नहीं बना सकता। वो कंडीशन क्या है हमारी, गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो ई और जी हमने बना लिया, ई और जी हमने बना लिया। अब देखो यहां पे लिखा है ए के बीच में है ई और डी। सो लाइन कहां है हमारे पास, ये रही, ई सिट्स बिटवीन ए एंड डी। ई सिट्स बिटवीन ए एंड डी है, राइट, बिटवीन है। एग्जैक्ट बिटवीन और बिटवीन में फर्क होता है। अगर एग्जैक्ट बिटवीन बोलेगा तो आप बना सकते थे यहां पर डी, तो आप यहां पर डी बना सकते थे, बट यहां पर एग्जैक्ट बिटवीन नहीं गिवन है, तो इसका मतलब है कि आप डी को यहां पर नहीं बना सकते। तो यहां पर डी आए ऐसी पॉसिबिलिटी है बट श्योरिटी नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा कंडीशन में कि आपका बी और डी दोनों यहां पर आ सकते हैं, बी और डी दोनों ऐसे करके आ सकते हैं, राइट। तो देयर इज ओनली 1% बिटवीन एफ एंड सी, देखा हमने, बन गया। ई सिट्स बिटवीन ए एंड डी, हाँ ए और डी के बीच में बैठा है। देयर आर ओनली 2% बिटवीन ई एंड जी, बिल्कुल बनाया। एफ सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, बिल्कुल बन गया है। हु सिट्स इन द मिडल ऑफ द रो, तो ए जो है वो मिडल ऑफ द रो है। सो इस कंडीशन में क्या होगा कि आइदर बी इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, डी इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। चलिए फिर क्वेश्चंस को देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन ई एंड एफ। सो कितने हैं ई और एफ के बीच में, सिर्फ 1। सो ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 पर्सन। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। सो देखो यहां पर सी होगा, ये बात की श्योरिटी है, बट यहां पर बी होगा या डी होगा, इस बात की श्योरिटी नहीं है, इस बात की श्योरिटी बिल्कुल नहीं है। तो आप बोल दोगे कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वहां पर बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो अब दोनों में से कोई एक होगा, तो मुझे क्या पता कि वहां पर एक्यूरेट कौन है, तो मैं एक्यूरेट आंसर नहीं कर सकता। देखो सी तो होगा, लेकिन बी होगा नहीं होगा इस बात की 100% श्योरिटी नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी क्वेश्चन में ऐसा गिवन नहीं है हमें कि बी वहां पे बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता, राइट? ऐसा कहीं भी गिवन नहीं है कि बी वहां बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता है। और अगर यहां पर वो बोलता है एग्जैक्ट बिटवीन है, तो डी यहां आ जाता और बी यहां आ जाता, तब हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए थर्ड देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी। इमीडिएट राइट ऑफ डी, सो इमीडिएट राइट ऑफ डी कौन बैठा है, आप बता सकते हो? क्या आप बता सकते हो यहां पर इमीडिएट राइट ऑफ डी कौन होगा? बिल्कुल भी नहीं बता सकते इमीडिएट राइट ऑफ डी कौन होगा, क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है कि डी यहां पे हो तो बी हो जाएगा, और अगर डी यहां पे है तो यहां पर नो वन हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। देखो अगर देखा जाए तो शायद इस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन जो है इस तरीके से बनाया गया है कि एग्जैक्ट बिटवीन के बेस पे, ठीक है। बट अगर एग्जैक्ट बिटवीन नहीं है तो इस कंडीशन में आपका आंसर फिर से अगेन सी एंड डी हो जाएगा, या आप कह सकते हो कि हमें पता ही नहीं, नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं है भाई, ठीक है। अगर ये बोलता कि हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी, ये पॉसिबिलिटी पूछता तो आप बी बोल सकते थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, थर्ड टू द राइट ऑफ ए। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगेन हमें नहीं पता कि बी बैठेगा या डी बैठेगा, तो फिर से हम नहीं बता सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू बी, तो बी के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, यहां पर ये पूछना चाह रहे हैं। सो आप इसमें चेक करेंगे कि बी के रिगार्डिंग कौन सी बात बिल्कुल ट्रू है, बी के रिगार्डिंग कौन सी बात बिल्कुल ट्रू है, देन उसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने हैं बस कि कैसे कैसे आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप पॉज करेंगे अपने वीडियो को और यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्राई करोगे। क्लियर? चलिए मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके देता हूँ इस क्वेश्चन को कि इसका बनेगा कैसे। 7 फ्रेंड्स हैं, पी क्यू आर एस टी यू एंड वी आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। तो सारे के सारे पर्सन हैं, 7 लोग हैं, 7 बना देंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहला काम यही करेंगे, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, कोई बात नहीं। यू स्टैंड्स सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब सारे के सारे नॉर्थ देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड ये वाला होगा और राइट हैंड ये वाला होगा, राइट। अब यू जो है सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, तो यू जो है वो यहां आ जाएगा, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आगे देखते हैं, ओनली 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन यू एंड टी, तो यू और टी के बीच में सिर्फ 2 पर्सन, तो यू इधर 1 2 टी। दूसरी कंडीशन भी ले लेते हैं, यू एंड टी, ऐसे हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ओनली 1 पर्सन स्टैंड्स बिटवीन पी एंड आर, सो पी और आर के बीच में सिर्फ 1 पर्सन है, पी और आर के बीच में सिर्फ 1 पर्सन है। आगे बढ़ते हैं, वी स्टैंड्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो V जो है वो R के लेफ्ट में थर्ड पर है, V जो है वो R के लेफ्ट में थर्ड पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नाइदर R नॉर U इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ S। नाइदर R नॉर U मतलब R और U में से कोई भी इमीडिएट नाइबर नहीं है S का, इसको हम ऐसे बनाएं, ठीक है। चलिए आइए ट्राई करते हैं अब। तो P और R के बीच में एक गैप है, ऐसा हो सकता है यहां बन जाए, हो सकता है, लेकिन R के लेफ्ट में फिर V चाहिए, नहीं बन पाएगा। सो R को बनाने की कोशिश करते हैं पहले। R अगर हम यहां बना दें तो P नहीं आ पाएगा, तो R यहां पे भी नहीं आ पाएगा। चलिए R को यहां रखें अगर, तो 1 2 V आ सकता है बिल्कुल। सो R यहां हो सकता है और V यहां हो सकता है, ठीक है। यहां पे नहीं आ रहा था, यहां पे नहीं आ रहा था, अब यहां पे रख के देख लेते हैं एक बार। तो R यहां पर हो सकता है, R के लेफ्ट में थर्ड पर V है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर V। सो 2 कंडीशंस हमारी बन रही हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये वाला भी हो गया, इसको भी कट कर देते हैं। P और R के बीच में 1 पर्सन का गैप है, सो P इस वाली कंडीशन में यहां पर आ जाएगा क्योंकि इधर की साइड कोई जगह नहीं है।
इस वाली कंडीशन में P यहां पर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर U ऑलरेडी है तो वहां पर P नहीं आ सकता। ये वाली भी हमने बना ली। चलिए कंडीशन, अब एक कंडीशन है कि R और U के पास S नहीं आ सकता। R और U के पास S नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब देखो या तो S यहां आ सकता है या फिर यहां आ सकता है। अब R के पास नहीं आएगा मतलब यहां नहीं आ सकता, U के पास भी नहीं आ सकता मतलब S यहां भी नहीं आ सकता। तो भाई S को इन दोनों में से कहीं एक ही जगह पे बैठना है, और दोनों ही जगह पे वो मना कर रहा है हमें बैठने के लिए कि S को आप यहां पर नहीं बिठा सकते। तो इसका मतलब है कि पहली वाली कंडीशन बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि S के लिए अगर पोजीशन ही नहीं बची है तो इसका मतलब है कि मैं उसको फुलफिल भी नहीं कर सकता कंडीशंस को। तो ठीक है, अपनी दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं कि S को आप कहां बिठाएं, U के पास नहीं बैठ सकता, कोई बात नहीं, हम P के पास बिठा देंगे। तुमने ऊपर वाली के लिए मना किया, हम नीचे वाली में बना लेंगे, कोई बात नहीं। तो हमने S को यहां बना लिया। तो अब हमारे पास क्या क्या बच गया, P, अब हमारे पास बचता है Q, सो यहां पर हमारा आ जाएगा Q। सो P Q R S T U एंड V। सो ये वाला जो हमारा रहेगा ये बिल्कुल सही रहेगा। सो जो हम आंसर्स करेंगे वो इसके बेसिस पर करेंगे। ठीक है, चलिए सो क्वेश्चंस को देखते हैं 6 to 9 और फिर उसको ट्राई करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग Q। ठीक है, Q के रिगार्डिंग क्या सही है चेक कर लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चन में भी छोड़ा था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में कुछ गलती हुई है शायद, या तो आप वहां पर कंसेप्ट को समझें, क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस ना करें, वहां पर सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करें कि कंसेप्ट हमारा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग Q। सो P स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। P स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, नहीं, बिल्कुल नहीं, पहली वाली गलत है। S इज वन ऑफ द इमीडिएट नाइबर ऑफ Q। क्या S इमीडिएट नाइबर है Q का, बिल्कुल नहीं है, तो सेकंड वाला भी गलत है। ओनली वन पर्सन स्टैंड्स बिटवीन Q एंड T। सो Q एंड, यस, बिल्कुल सही। हमारे पास जो थर्ड वाली लाइन है कि सिर्फ एक ही पर्सन बैठा है Q और T के बीच में, तो ये वाली बात हमारी बिल्कुल सही है, क्योंकि Q और T के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन हमें मिला जो हमारा फाइनल अरेंजमेंट था। चलिए और देख लेते हैं, Q स्टैंड्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, नहीं, Q एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। V स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ Q, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेफ्ट ऑफ Q है, राइट ऑफ Q नहीं है। सो इसका मतलब ये वाला क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर सेम। तो देखते हैं कि ग्रुप में कौन सा नहीं आ रहा। तो मतलब यहां पे आपको क्या मिलेगा कि जो 4 ऑप्शंस हैं वो सेम रहेंगे और एक कोई अलग होगा। ठीक है, सो हमें चेक करना है। सबसे पहले देखते हैं आर क्यू टीपी। आर क्यू एंड टीपी का क्या है, आर क्यू पास पास है, टीपी बिल्कुल पास पास है। वीटी यूवी, वीटी दूर है, यूवी पास में है। ठीक है, एंड पीएस भी पास में। तो जो हमारा ऑप्शन हो गया वो कौन सा हो गया, वी एंड टी, क्योंकि देखो वी और टी में बहुत अंतर है, वी यहां और टी यहां। बाकी जो सारे ऑप्शंस हैं हमारे, जो बाकी हमारे ऑप्शंस हैं ये चारों, वो सब क्या हैं, एक दूसरे के इमीडिएट नाइबर हैं। सिर्फ वी और टी जो है वो इमीडिएट नाइबर्स नहीं है। ये सारे के सारे एक दूसरे के क्या हैं, इमीडिएट नेबर हैं, इमीडिएट नेबर हैं, बट ये दोनों एक दूसरे से फार अवे हैं, फार अवे। तो ये दोनों बिल्कुल अलग हैं और ये सारे के सारे एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं। तो ये चारों एक जैसे हुए और ये वाला बिल्कुल अलग हुआ। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू U। तो U पे देखते हैं कि V की पोजीशन क्या है। सो हमने यहां पर पाया कि V जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U है, V जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U है। सो क्या यहां पर कोई ऑप्शन है इमीडिएट लेफ्ट, जी हाँ, यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन नंबर ए इमीडिएट लेफ्ट। सो इमीडिएट लेफ्ट में हमने पाया किसको, V को, U के रिस्पेक्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following pairs stand at extreme end of the line। सो ये पूछना चाह रहा है कि एक्सट्रीम एंड्स पे, मतलब एक राइट एंड है एक लेफ्ट एंड है, तो दोनों एंड्स पर कौन से पर्सन्स बैठे हैं, हमें ये जवाब देना है। सो देखते हैं कौन कौन बैठा है। हमारे यहाँ पर जो फाइनल अरेंजमेंट बना है उसमें हमने देखा कि राइट एंड पर S बैठा है और लेफ्ट एंड पर V बैठा है। तो VS हो आंसर या SV हो, चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल, VS, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है VS। तो एक राइट एंड पर होना चाहिए और एक लेफ्ट एंड पर है,
तो हमें पता है वी और एस जो है वो राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड पर हैं। सो ऑप्शन नंबर डी वी एस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 फैमिली मेंबर्स सिटिंग इन अ रो फेसिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 4 of them are males. There are 3 couples in the family. E is a male and sits second to the right of G, who is wife of C. So थोड़ा सा देखो, अब ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा टफ क्वेश्चन भी हो, राइट? क्वेश्चन थोड़ा टफ भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर ट्राई करेंगे अपना पॉज करने के बाद वीडियो को, और फिर इसको आंसर को चेक करना कि क्या आंसर सही है या नहीं है। चलिए सो ट्राई करते हैं। 8 फैमिली मेंबर्स हैं सिटिंग इन अ रो में बैठे हैं, बिल्कुल ठीक है। 8 लोग हैं तो 8 बना लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझते हुए चलेंगे और डीपली कोशिश करेंगे एक एक चीज को एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को करने की। ठीक है, चलो एक एक लाइन को पढ़ते हैं। 4 मेल हैं, ठीक है, तो 4 मेल हैं तो 4 फीमेल होंगे। लिख लेते हैं यहाँ पर 4 मेल 4 फीमेल। देयर आर 3 कपल्स, 3 कपल हैं, ठीक है। E इज ए मेल एंड सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ G। तो E जो है वो मेल है, बना लेते हैं, सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ G। तो ऐसे मेल मतलब मैं बॉक्स को मेल मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड टू द राइट ऑफ G, हु इज वाइफ ऑफ C। तो G जो है वो वाइफ है, यहां पर इसको अलग से बना लेते हैं, G इज वाइफ ऑफ C। तो ये ऐसे फैमिली मेंबर हो गया, क्लियर। चलिए D सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। D सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। तो B के लेफ्ट में सेकेंड पर D है, बनाते हैं इसको भी। B हु इज ए फीमेल, सो B जो है वो फीमेल है, ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। D इज वाइफ ऑफ H। D जो है वाइफ है, इसका मतलब D भी फीमेल हो गई, यहां पर बना लेते हैं इसको, D इज वाइफ ऑफ H। तो यहां से हमें ये मिलता जा रहा है कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। D इज वाइफ ऑफ H एंड सिट एडजेसेंट टू हर हस्बैंड। तो मतलब D और H जो है वो एक साथ बैठे हैं, D और H जो है वो एक साथ बैठे होंगे, इसका मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। F इज डॉटर ऑफ H। F जो है वो डॉटर है H की, तो इसका मतलब ये हुआ कि F इज डॉटर, तो मतलब एक और फीमेल। तो देखो कितनी फीमेल बन गई, 1 2 3 एंड देन 4। तो 4 फीमेल है, तो इसका मतलब है कि G मेल होगा और H भी मेल होगा। तो कितने मेल हो गए, 1 2 3 और 4। 4 मेल और 4 फीमेल, हमें पता चल गया कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। आगे बढ़ते हैं। F इज डॉटर ऑफ H एंड इज नॉट बिटवीन G एंड E। सो जो F है वो यहां पर नहीं है, जो F है वो यहां पर नहीं है, तो मतलब G और E के बीच में F नहीं है, ये यहां पर ये कहना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। B इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। B जो है वो G के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो इसका मतलब G के बिल्कुल इधर कौन है, B है। G के बिल्कुल लेफ्ट में B है, ठीक है। एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हर फादर इन लॉ। तो यहां पर समझिए B इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G एंड, अब जो एंड है, एंड के बाद जो लाइन है वो B के लिए बोली गई है, B के लिए बोली गई है, ठीक है। सो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हर फादर इन लॉ। तो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हर फादर इन लॉ, तो मतलब जो पर्सन यहां पर है वो पर्सन B का क्या होगा, फादर इन लॉ होगा, ठीक है। सो B का फादर इन लॉ जो होगा वो यहां पर होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। यहां पर लिख लेते हैं किसका फादर इन लॉ है, ये B का, ठीक है। B's फादर इन लॉ, B's फादर इन लॉ के सेकंड लेफ्ट पर है, सेकंड लेफ्ट पर कौन है, B बैठी, ठीक है। चलिए आगे चेक करते हैं, B जो है मेल है या फीमेल है, ये बताना, फीमेल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, A इज ब्रदर ऑफ H। सो A इज ब्रदर ऑफ H, तो ये यहां पर A ऐसे बन जाएगा, A इज ब्रदर ऑफ H, ठीक है। यहां पर A जो है हमारा मेल मेंबर बन गया। सो हम यहां पर इनको ही बना लेते हैं कि कौन कौन मेल है कौन कौन फीमेल है। तो A मेल है, B हमारे पास फीमेल है, C हमारे पास मेल है, D अगेन फीमेल है, E क्या है, मेल है, F फीमेल एंड देन G मेल, ठीक है। सो हमारे पास 8 पर्सन है
और वो हमें पता चल गए हैं कि कौन के क्या क्या है। 1 2 3 4 5, तो ये तो 5 हो गए। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि 4 मेल होंगे और 4 फीमेल होंगी, ऐसा कुछ बताया था ना। यस, 4 ऑफ देम आर मेल। सो कोई एक मेल हमने एक्स्ट्रा बनाया है यहाँ पे। सो अगर हमने कुछ गलती की है तो हमें वो सुधारनी भी पड़ेगी, राइट। सो आओ अगेन से देखते हैं कि हमने क्या गलती की है या हमने मिसरीड किया है। सो मैं यही चीज सिखाना चाह रहा हूं आपको कि अगर आप मिसरीड करोगे तो चीजें गलत हो जाएंगी। सो अब अगेन यहां पर ध्यान से समझना कि कौन मेल होना चाहिए और कौन फीमेल होना चाहिए। सो अगेन शुरू से शुरू करते हैं। 8 मेंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से करते हैं, ठीक है। 3 मैरिड कपल्स हैं, ठीक है, होंगे। मान लिया देयर आर 3 कपल्स इन द फैमिली, 4 ऑफ देम आर मेल, तो 4 मेल होंगे, 4 फीमेल होंगी। अगेन वही बात, ई इज अ मेल, ई जो है वो मेल है, तो ई को यहाँ पर हम मेल बना देते हैं। अब देखो डायरेक्टली मैं इसी पे बनूंगा तो बिल्कुल गलती नहीं होगी। ई इज अ मेल एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, तो राइट में बैठा है जी के, सेकंड पर ई, ठीक है। जी हु इज वाइफ, तो जी जो है वो फीमेल है, जी किसी की वाइफ है, वाइफ ऑफ सी है, तो जी फीमेल हुई और जो सी होगा वो मेल हो जाएगा। जी हु इज वाइफ ऑफ सी, तो सी जो है वो यहाँ पर मेल मेंबर है, राइट। डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, डी जो है वो लेफ्ट में बैठा है बी के, ठीक है, बैठा होगा, बैठा रहने दो। बी हु इज फीमेल, तो बी जो है वो फीमेल है, मान लेते हैं, ठीक है। डी इज वाइफ ऑफ एच, तो इसके हिसाब से डी जो है वो फीमेल है और एच जो है वो मेल है। सो यहां पर बना लेते हैं डी इज वाइफ ऑफ एच, डी इज वाइफ ऑफ एच, ठीक है। चलिए, एंड सिट एडजेसेंट टू हर हस्बैंड, सो डी और एच जो है वो साथ साथ बैठे हैं, तो डी और एच भी ऐसे पोजीशन होगी, ठीक है। अभी तक कितने मेल और फीमेल बन चुके हैं? 1 2 3, 1 2 और यहाँ पर 3, तो एफ और ए में से कोई एक मेल है और एक कोई फीमेल है। सो एफ जो है वो फीमेल है, हमें पता है, एफ इज डॉटर, सो ए जो है वो मेल हो जाएगा, राइट। चलिए आगे लिखा है एफ इज डॉटर ऑफ एच, यही लाइन अभी हमने पढ़ ली थी, तो एफ इज डॉटर ऑफ एच, एफ इज डॉटर ऑफ एच, ठीक है। एंड इज नॉट बिटवीन जी एंड ई, सो जो एफ है वो जी और ई के बीच में नहीं बैठी है, सो एफ यहां पर नहीं होगी, राइट, एफ यहां पर नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बी इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, तो बी जो है वो बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट में होगा, ठीक है, बिठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर फादर इन लॉ, तो हर फादर इन लॉ मतलब बी अपने फादर इन लॉ के लेफ्ट में बैठी, यहां पर इसको लिख लेते हैं फादर इन लॉ ऑफ बी, और उसके लेफ्ट में सेकंड पर है बी, ऐसा ही लिखा है, बी इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर फादर इन लॉ, सो फादर इन लॉ के इधर, ठीक है। ए इज ब्रदर ऑफ एच, ए जो है वो ब्रदर है, ठीक है, होगा ब्रदर, कोई दिक्कत नहीं है। एच हु इज नॉट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए, सो इसका मतलब है कि ए के इमीडिएट राइट में एच नहीं होगा, ए के इमीडिएट राइट में एच नहीं होगा, जैसा कि यहां पर लिखा है। हु इज ऑन द, ओह है, सॉरी, नॉट नहीं लिखा है, वो है, सो ए के इमीडिएट राइट में यहां पर एच होगा, ठीक है। हम लाइनों को अगर गलत पढ़ लेंगे तो गलत ही आंसर आने वाले हैं, इस चीज से आप समझ गए होंगे, ठीक है। हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए, सो ए के राइट में यहां पर होगा। ई एंड एफ आर सिबलिंग, सो ई और एफ जो है वो सिबलिंग है, तो यहां पर ये इसका सिबलिंग होगा, और ई क्या है, मेल है, सो यहां पर ई बन जाएगा आपका ऐसे करके, राइट। कितने परसेंट बन चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बन चुके हैं। अब यहां पर किसी के फादर इन लॉ की बात हुई थी, बी के फादर इन लॉ की बात हुई थी। सो आप यहां पर एक बात सोचिए यहां पर कि इन दोनों की तो शादी नहीं हुई होगी, इन दोनों की तो यहां पर शादी नहीं हुई है। सो हो सकता है कि बी की शादी होगी, बी की ही शादी बची है ना, देखो बी ही तो बचता है यहाँ पे बनाना, ए बना लिया, बी रह गया, सो बी ही बचता है हमारा, फीमेल है, यहाँ पे इससे मैरिड हो नहीं सकता, यहाँ पर भी नहीं हो सकता, सो वो यहाँ पर ही होगा मैरिड, तो आपका जो बी होगा वो यहाँ पर मैरिड हो जाएगा, तो बी जो है वो आपका यहाँ पर मैरिड कपल बनेगा, किसके साथ? ए के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया गया था कि 3 कपल्स हैं इन द फैमिली, ठीक है। सो ये 3 कपल्स हमारे बन गए हैं, ठीक है। अब आओ, अब अरेंजमेंट पे ध्यान देते हैं कि अरेंजमेंट कैसे
हो सकता है। ठीक है, आओ कनेक्ट करते हैं। जी के बिल्कुल इधर बी है, बी के लेफ्ट में डी बैठा है, तो देखो डी अगर मिनिमम यहां पे आएगा तो बी यहां पर आएगा, जी यहां पर आएगा और ई यहां पर आएगा, ये बन सकता है। और कुछ बताया गया था कि बी जो है अपने फादर इन लॉ के लेफ्ट में सेकंड पे है, तो बी का फादर इन लॉ कौन है, सी है, तो क्या यहां पर सी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो यहां पर सी बना लिया। ठीक है, और कुछ ट्राई करते हैं। डी और एच एकदम साथ साथ बैठेंगे, डी और एच साथ में बैठेंगे, बिठा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब एक बात और बोली गई थी कि ए के इमीडिएट राइट में एच बैठेगा। बोला था ना यहां पर ए इज ब्रदर ऑफ एच हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए, हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए, राइट। सो अब यहां से आपको क्या चीज समझ में आई होगी कि ए के राइट में भी एच होना चाहिए और डी और एच भी साथ में होने चाहिए, तो ये वाली कंडीशन तो गलत हो रही है, ये वाली कंडीशन तो क्या हो रही है, गलत हो रही है। देखो अभी ना इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो यहां पर बने रहना इस क्वेश्चन पे, इसको स्किप मत करना। कुछ चीजें मैं यहां पर सिखा रहा हूं, वो चीजें सीखने की कोशिश करना आप। अब हमने ये ट्राई कर लिया, अब हम क्या ट्राई करते हैं कि जी को एक बार यहां पर रख के, हमने बी को यहां ट्राई कर लिया, एक बार बी को अब यहां ट्राई कर लेते हैं। बी यहां पर है, जी यहां पर है, ई यहां पर आ जाएगा, ई यहां पर आ जाएगा। अब जब ई यहां पे आ चुका है तो बी का फादर इन लॉ हम यहां बना सकते हैं, बी का फादर इन लॉ कौन है हमारे हिसाब से, अभी सी है, तो यहां पर हमने सी बना दिया। अब बी सॉरी ये डी तो यहां पर, अब डी यहां पे नहीं बन पाएगा, तो इसका मतलब है कि डी भी नहीं बन सकता। ठीक है, सो अब ये वाली बात भी गलत। अब डी से शुरू करके देखते हैं। सो डी को यहां रख लेते हैं, इस बार डी को यहां रख लेते हैं, तो बी यहां हो जाएगा, बी के लेफ्ट में जी यहां हो जाएगा, जी के राइट में ई यहां हो जाएगा, राइट। अब अगर बी यहां आ चुका है, सो बी के फादर इन लॉ कौन है, सी है, तो सी यहां आ जाएगा, राइट। डी और एच साथ में होने चाहिए, डी और एच साथ में होने चाहिए। अब फिर से ए के लिए जगह नहीं बची, तो इसका मतलब है कि डी को एक पोजीशन और इधर करना पड़ेगा, तो इधर करके देख लेते हैं इस बार। अब डी को एक पोजीशन और इधर ले आते हैं, सो यहां पे ट्राई करते हैं, डी को यहां ले आते हैं। डी अगर यहां पर है तो इस हिसाब से बी यहां पर होगा, और अगर बी यहां पर है तो जी यहां पर होने वाला है, राइट, और जी यहां पर है तो ई यहां पर होने वाला है। ठीक है, अब बी का फादर इन लॉ सी यहां पर हो सकता है, डी और एच जो है वो साथ में है, तो ये साथ में भी आ गए, और ए के बिल्कुल राइट में है एच, तो वो यहां पे बन गया हमारा। ठीक है, अब क्या बोला था कि एफ जो है वो जी और ई के बीच में नहीं आना चाहिए, तो जी और ई के बीच में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, एफ जो है वो हमारा यहां पर आ रहा है, तो ये वाला अरेंजमेंट हमारा बिल्कुल सही बन गया है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर इन द बिटवीन सी एंड एच, तो सी और एच के बीच में देखते हैं कितनी फीमेल मेंबर्स हैं। डी फीमेल है, यस एक, एफ फीमेल है, यस दो, बी फीमेल है बिल्कुल, और जी भी फीमेल है, तो चारों फीमेल इसी के बीच में आ रही है, चारों फीमेल इसी के बीच में आ रही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो देखते हैं सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी है एफ, एफ क्या है, ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सिट टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो जी के लेफ्ट में कौन है, जी के सेकंड टू द लेफ्ट कौन है, एफ, एफ क्या है, डॉटर है कहीं ना कहीं, ग्रैंड डॉटर, तो हम यहां पर बोलेंगे ग्रैंड डॉटर, सो जी की वो क्या लगती है, ग्रैंड डॉटर, सो ऑप्शन नंबर बी ग्रैंड डॉटर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, एक्सट्रीम एंड पे कौन है, ए है और ई है, ए और ई है। ठीक है, तो आप देखते हैं ए और ई में क्या रिलेशन है, कुछ बताया गया है, ए एंड हिज वाइफ नहीं, ई एंड हिज अंकल, हाँ ई एंड हिज अंकल हो सकता है, सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर बी ई एंड हिज अंकल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू सी, चेक करते हैं, सी के रिस्पेक्ट में एच की क्या पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, देन फिफ्थ टू द लेफ्ट, क्या ऑप्शन है हमारे पास, यस ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी फिफ्थ टू द लेफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ ई रिलेटेड टू सी, देखते हैं कि ई क्या लगता है सी का, ई जो है वो ग्रैंडसन है, एक तरीके से यहां पर हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है ग्रैंडसन, सो ऑप्शन नंबर ए ग्रैंड सन, ऑप्शन नंबर ए ग्रैंड सन, सो हमारे पास जो आंसर आया वो आया ग्रैंड सन। सो 15 to 19 क्वेश्चन को देखते हैं,
कि ये पर्सन्स हैं, कितने पर्सन्स हैं, ये 8 पर्सन्स है, स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। तो 8 पर्सन बनाएंगे हम सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओनली एन इज बिटवीन सी एंड डी। देखो यहाँ पे आया ओनली एन इज बिटवीन, सिर्फ एन है, वहां पे क्या आया था, बिटवीन, पहले क्वेश्चन में। सो इसलिए उस क्वेश्चन में हमें बी और डी में आइदर और करना पड़ा था। सो ओनली एन इज बिटवीन सी एंड डी, बट ये नहीं पता कि सी इधर है या डी इधर है, तो इनकी पोजीशंस चेंज हो सकती हैं। वेयर एज ओनली एल इज बिटवीन डी एंड जे, तो एल ही है बीच में किसके, डी एंड जे के, राइट। आगे बढ़ते हैं, टी एंड के आर पीज नाइबर, टी और के जो है वो पी के नाइबर हैं, तो ऐसा होगा टी एंड के आर पीज नाइबर, तो पी के नाइबर हैं दोनों, ठीक है। नाइदर टी नॉर सी इज एट द एक्सट्रीम एंड, ना तो टी ना ही सी एंड पर है, दोनों में से कोई भी किसी एंड पर नहीं बैठेगा, ठीक है। J इज टू द राइट ऑफ T बट नॉट नेसेसरली ऑन द इमीडिएट राइट, तो क्या कहना चाह रहा है कि T के राइट में J है, लेकिन एग्जैक्ट हो ऐसा पॉसिबल नहीं, मतलब वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि इमीडिएट राइट में ही हो, बस राइट में उसने बताया, तो राइट में हो सकता है इमीडिएट राइट हो, बट राइट में कहीं है, तो हम देखते हैं उसको। सो आओ ट्राई करते हैं। तो उसने कहा कि जो C है वो एंड पे नहीं होना चाहिए, तो अगर C एंड पे नहीं है तो देखो पॉसिबिलिटी क्या है, यही पॉसिबिलिटी है कि एक बार ऐसे हो, यही पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। अब J जो है वो T के राइट में, तो T यहां पे हो सकता है, मान लेते हैं हम यहां हो सकता है, बट T को एंड पे नहीं आना, तो इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन तो नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि C N D L J ऐसे हो और T यहां पर हो, T यहां पर हो, ऐसा हो सकता है। अब उन्होंने क्या कहा था TPK के बारे में कि T एंड K आर P's इमीडिएट नाइबर, P के इमीडिएट नाइबर हैं। अब आप सोचो, मैं यहां पे अगर P बना भी दूं तो क्या K बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा, तो इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन भी गलत होने वाली है। तो इसका मतलब कोई एक तीसरी कंडीशन बनेगी जो हमारी सही होने वाली है। वो कंडीशन कौन सी होगी, वो कंडीशन ये वाली होगी कि हमने C को यहां पर बिठा के देख लिया, C को हमने यहां पर बिठा के देख लिया, तो अब C जो है वो यहां पर भी तो बैठ सकता है, तो C N D L J बिल्कुल सही, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। T के राइट में है J, इमीडिएट राइट में, ऐसा नहीं बोला गया। T और C जो है एंड पे नहीं बैठेंगे, तो मतलब T जो है एंड पे तो नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहां पर हम T को बना सकते हैं, T अगर देखो यहां पे बनाएंगे तो P के T एंड पे नहीं आना चाहिए, तो T यहां पर हो सकता है, P यहां पर और K यहां। सो ये बहुत इजीली बन गया हमारा, राइट। सो ये हमारा क्या है, फाइनल अरेंजमेंट है, ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट है। तो क्वेश्चन को करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग आर नाइबर्स, TK नहीं है, TC यस, TC आर द नाइबर्स, NL तो नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, KJ भी नहीं है एक दूसरे के नाइबर, LT भी नहीं है। सो हमारा जो आंसर आया वो आया है ऑप्शन नंबर बी, TC जो है वो एक दूसरे के नेबर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आप इसको क्वेश्चन को चेक करना और इसका आंसर जरूर करना, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर करना है, और ये तो आसान ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द नेबर ऑफ एन के नेबर्स कौन कौन है, C एंड D। तो देखते हैं C एंड D ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर D, C एंड D दोनों ही n के नेबर्स हैं, ठीक है। चलिए यहां पर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, तो देख लेते हैं K एंड J। सो क्या हमारे पास ऑप्शन है K एंड J, यस, ऑप्शन नंबर C, K एंड J। सो K एंड J जो है वो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सो ये क्वेश्चन जो है आपका 20 to 23 आपका ये होमवर्क है। सो इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास कैसी लगी ये भी जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। सो इनके क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 20th क्वेश्चन, 21st, 22nd, 23rd एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें, और इन क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट करके बता दें। चलिए, थैंक यू।